हम आगे देखेंगे कैसे बढ़ा। अभी अगला वाला टॉपिक है वो है द फ्रेंच, यानी पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर आए फ्रेंच, यानी फ्रांस से जो आए वो फ्रेंच कहे जाते थे। ठीक है, तो अगला वाला जो पॉइंट है वो है द फ्रेंच। द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। 1664 में फ्रेंच के लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। दे एस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज इन सूरत, और वो लोग सूरत आए, सूरत में उन लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई। सूरत के अलावा मछलीपट्टनम और पोंडुचेरी में भी फ्रेंच लोगों ने अपनी फैक्ट्री है वो बनाई थी। The head of the French company was Joseph Francis Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India। यानी कि जो फ्रेंच थे उनका हेड कौन था? जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। और उनका डिज़ायर ऐसा था, उनका ऐसा सपना था कि भाई जितने भी यूरोपियंस आए उसमें से हमारा देश जो फ्रांस से आए हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अव्वल है और उसको पूरे भारत में राज करना चाहिए। ऐसा डिजायर था किसका? जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स का। Thus the French and the British stood in the competition against each other to become the strongest European company। और इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में थे, तो दो यूरोपियन कंपनी के बीच में कंपटीशन होने लगी, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हुआ? There were innumerable dispute and battles and finally the British emerged as the winners। यानी गिन नहीं पाएंगे इतने डिस्प्यूट हुए, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। बाद में जीत किसकी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो विनर बने। However, the French retained their control over the trading center of Pondicherry, Mahe and Chandranagar। और जो फ्रांसिस जोसेफ डुप्लेक्स का, यानी जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स का जो सपना था पूरा भारत का, वो सिमट गया और वो सिर्फ 3 जगह तक सीमित रह गया, पोंडिचेरी, माहे एंड चंद्रनगर तक। ठीक है, और ऐसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो ये 3 सिटी तक ही सीमित हो गया। अभी आगे का टॉपिक जो है वो क्या है? ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उसने बंगाल में कैसे व्यापार किया। ब्रिटिश स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट इन द ईयर 1651 CE। और ब्रिटिशर्सों ने अपना जो व्यापार वाणिज्य है वो बंगाल में चालू किया और हुगली नदी के किनारे पे 1651 में एक किले का निर्माण किया। द फोर्ट वेयर गैरिस फॉर दियर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर क्या किया ब्रिटिशर्सों ने? किला बनाया, किले को जो सेफगार्ड करना है, वो किलेबंदी करनी है, उसकी भी परमिशन औरंगजेब से बात ले ली, उसको सजाया, बहुत सारी फैक्ट्री भी बनाई। फिर अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पास से ब्रिटिशर्सों ने व्यापार करने की ऐसी परमिशन ले ली कि उनको उसके रिगार्डिंग टैक्स भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, हमारे देश में वो लोग फॉरेनर थे, हमारे देश में आए, हमारे ज़मीन पर ही व्यापार करते थे, फिर भी उनको जो किंग है उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ऐसी पूरी व्यवस्था और ऐसी कूटनीति पूरी ब्रिटिशर्सों ने बनाई। ठीक है, अभी आप ये जो आपको स्क्रीन पे फिगर देख रही है वो आप देख सकते हैं 1.5, यानी कि ब्रिटिश रूल है वो 1757 से लेके 1857 तक, यानी 100 साल के स्पान में ये कितना उन लोगों का जो एरिया है वो एक्सपांड हुआ, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली फिगर है, उसमें जो ब्लू कलर का है वो ब्रिटिश रूल है।
1797 में सिर्फ 3-4 जगह पर था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया 1840 में, फिर 1857 में तो लगभग पूरा भारत ही उन लोगों ने कवर कर लिया था। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ ट्रेड टू अर्न मोर एंड मोर मनी। और यही टाइम पे यानी 1757 से लेकर 1857 के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही फोकस था कि भी जितना ज़्यादा धन कमा पाए उतना ज़्यादा धन कमाना है। एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। हाउएवर मेनी ऑफिसर्स हु वर इमर्ज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। और इन लोगों ने बंगाल में एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई जो फॉरेनर यानी कि जो ब्रिटिश ट्रेडर है वही लोग हैं, वो लोग ही ट्रेडिंग कर पाएंगे, यानी वही लोग हैं वो व्यापार कर पाएंगे, उसके अलावा जो कोई भी व्यापार करेगा उनको टैक्स देना पड़ेगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे वो अपना ब्रिटिशर्स को के लिए तो व्यापार करते थे लेकिन अपना भी व्यापार करते थे, वो लोग भी टैक्स नहीं पे करते थे क्योंकि वो लोग फॉरेनर थे। तो उसका रिजल्ट क्या आया? As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the नवाब ऑफ बंगाल। यानी उसका रिजल्ट ये आया कि इनकम जो थी टैक्स से जनरेट होती थी वो कम होने लगी और बंगाल के जो नवाब थे उसको वो अच्छा नहीं लगा। तो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और यहीं से जो नवाब थे वो और ब्रिटिशर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली के खान के बाद जो नवाब बना वो अलीवर्दी खान बना, उसके टाइम पे भी यही डिस्प्यूट चालू रहे। आफ्टर अलीवर्दी खान हिज सन सिराज उद दौला टुक चार्ज, ही गॉट इन्वॉल्व इन अ मेजर बैटल विथ द ब्रिटिशर। और अलीवर्दी खान का जो बेटा था सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बना और सिराजुद्दौला जो है वो ब्रिटिशर्सों के साथ एक बहुत बड़े बैटल में इन्वॉल्व हुआ और वो बैटल है अगला वाला टॉपिक और उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में युद्ध हुआ था इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी कहा गया है। 1757 में हुआ था और हमारा ये अगला टॉपिक है, ये पढ़ेंगे हम। अभी जो अगला वाला टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी। सिराज उद दौला बिकेम अ नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। 1756 में सिराज उद दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश और उसको ब्रिटिश के प्रति जो उनका प्रभाव था वो बहुत बुरा था। मतलब वो ब्रिटिशर्स के प्रति अच्छा नहीं सोच रहा था क्योंकि वो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। आपको मैंने अगले वाले टॉपिक में भी बताया कि भाई अलीवर्दी खान है, मुर्शिद कुली खान है, वो सब लोग का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ चल ही रहा था। द ब्रिटिश हेल्प द competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal। तो ब्रिटिशर्सों ने एक चाल चली क्या कि भी सिराजुद्दौला के जो कंपिटिटर थे उसको कान भंभेरनी की। किसके अगेंस्ट? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब नहीं रहना चाहिए। ओके, फिर क्या हुआ? देयर वर अ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। और सिराजुद्दौला का कंटिन्यूसली या बार बार से जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता था। किसके रिगार्डिंग? टैक्स के रिगार्डिंग। व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल्ड टू पे टैक्स विच वेर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स। यानी कि सिराजुद्दौला ऐसा
कहता था कि भाई जो फॉरेनर मर्चेंट है यानी विदेशी मर्चेंट है और भारत वाले जो मर्चेंट है वो दोनों को टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन जो फॉरेनर मर्चेंट है वो टैक्स नहीं देते थे। फिर क्या हुआ? विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट, द सिचुएशन केम टू अ बॉयल, और यही वजह से ये सिचुएशन है वो गर्म हुआ, बात गर्म हुई। ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्स एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। यानी एक ऑर्डर पास किया सिराजुद्दौला ने कि भाई आपको अगर फैक्ट्री बनानी है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आपको व्यापार करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही व्यापार करना पड़ेगा। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर द सिराज टू ऑप्ट फॉर अ वॉर, और यही चीज़ है जो सिराजुद्दौला को वॉर के लिए प्रभावित करती है। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग ब्रिटिश फ्रॉम द कलकत्ता, और यही रीज़न की वजह से सिराजुद्दौला ने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिशर्सों को कलकत्ता से बाहर भगा दिया। एक्सपेलिंग मतलब भगा देना, और बहुत सारे ब्रिटिशरों को मार भी दिया। और यही वजह से ब्रिटिशर्सों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स पूरे देश में थे, सब जगह पर बात फैल गई कि भाई बंगाल में सिराजुद्दौला ने हमारे ब्रिटिशर्सों को मार डाला क्योंकि हम टैक्स नहीं भरते थे। तो ब्रिटिशर्स अब क्या करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ब्रिटिशर्सों ने सिराजुद्दौला पे काउंटर अटैक किया। क्लाइव बाय मिस्टर जाफर मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विथ अ प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन देयर साइड। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक कूटनीति का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मेन मीर जाफर, उसको घूस दे के अपने साइड कर लिया कि भाई तू अगर सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करेगा तो हम तुमको बंगाल का नवाब बनने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो सिराजुद्दौला का जो मेन कमांडर था वो दुश्मन की पार्टी में चला गया। फिर क्या हुआ? With this help, Robert Clive defeated and murdered Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. ठीक है, फिर युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी का। आप सोचो, अगर आपकी आर्मी का कमांडर है वो ही दुश्मन की मदद करे तो आप कैसे जीत पाते? ठीक है, और उसी तरह ये जो सिराजुद्दौला है उसकी हार हुई, ब्रिटिशर्सों की जीत हुई। और ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने ये बैटल ऑफ प्लासी है वो उनका पहला युद्ध था जो भारत में वो लोग लड़े, और यही युद्ध जो है Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. और भारत के इतिहास में ये युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा है। ठीक है, अभी आगे का जो पॉइंट है वो आएगा बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा आएगा? बैटल ऑफ बक्सर। तो चलो हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। अभी बैटल ऑफ बक्सर जो है उसका रिलेशन बैटल ऑफ प्लासी से ही है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज अ नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला को हरा के जैसे ब्रिटिशर्सों ने प्रॉमिस की थी उसी हिसाब से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड वापस चला गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मीर जाफर बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड द ब्रिटिश, और मीर जाफर है वो ब्रिटिशर्सों के अगेंस्ट जाने लगा। द कंपनी डिसाइड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और जो सिराजुद्दौला के साथ किया वही मीर
मीर जाफर के साथ किया गया। मीर जाफर की जगह पर बंगाल का नवाब किसको बना दिया? उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। जो मीर कासिम है वो एक डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट एंड क्लेवर रूलर था। ठीक है, तो अगर आप सोचो, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो तो जो बुरा करने वाला है उसके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट होगे ही होगे। तो आगे जाके यही हुआ। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और यही रीजन की वजह से जो टैक्सेस, नॉन पेमेंट टैक्सेस थे, उसके रिगार्डिंग मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्सों के बीच में प्रॉब्लम अरोज होने लगा, विच अल्टीमेटली ब्राउट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर। और यही प्रॉब्लम है वो ब्रिटिशर्सों को एंड मीर कासिम को दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। और 1763 में मीर कासिम की आर्मी एंड ब्रिटिश कंपनी के बीच में फाइट हुई और उसमें ब्रिटिशर्सों ने मीर कासिम को हरा दिया, लेकिन मीर कासिम वहाँ से छूट के भाग गया। फिर क्या हुआ? ही रीऑर्गेनाइज, यानी मीर कासिम ने ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II। फिर जो मीर कासिम है उसने अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उसको और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II, दोनों को इकट्ठा करके अपनी जॉइंट आर्मी बनाई। किसके सामने फाइट करने के लिए? ब्रिटिशर्सों के सामने फाइट करने के लिए। ठीक है, Their combined force met the company forces at Buxar in 1764। एक साइड कंपनी थी, एक साइड इन लोगों की जॉइंट आर्मी थी। किस किस की? मीर कासिम, शाह आलम II एंड शुजाउद्दौला। वो फाइट बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर दियर कंट्रोल। और ये जो फाइट है वो ब्रिटिशर्सों ने जीत ली और ब्रिटिशर का जो कंट्रोल है वो दिल्ली, अवध एंड बंगाल में पूरा आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। फिर से ब्रिटिश कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया बुलाया क्योंकि ये सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा कहा जाता है ये दो युद्ध के बाद ही जो कंपनी का जो सोच था वो पॉलिटिकल पावर में बदल गया। यानी आपको पता है, मैंने शुरुआत में ही बताया, कंपनी किस लिए आई थी? सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका जो सोच है वो चेंज होता गया और वो पॉलिटिकल सोच बन गया। फिर उसने हमारे देश में पूरा कंट्रोल कर लिया और देश पे राज करने लगे और 1947 तक वो लोग हमारे भारत में राज करते रहे। तो यहाँ पर ये आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर से भी मेरा कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी है वो मुझे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर का होमवर्क एंड जो एक्सरसाइज है वो 1-2 दिन में मैं आपको हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। और आप लोग को एक जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो बुक के रिगार्डिंग यानी स्टैंडर्ड 8 के रिगार्डिंग ही समझा रहा हूँ। अगर हम देखें सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो जितने टॉपिक है उसका एक एक चैप्टर बनाए फिर भी कम पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको सब लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी ये जो पीपीटी का पीडीएफ है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रख दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं स्पेशल थैंक जो है वो हमारे लीडर्स हैं जागृति मैम एंड विजय सर को मैं देना चाहूँगा क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन की बदौलत ही आज मैं ये मेरी लाइफ का पहला वीडियो
मैंने बनाया है। तो थैंक यू गाइज फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।